Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोगों ने हमारा चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन हिस्ट्री के बारे में ये सब स्टार्ट किया हुआ है कि हिस्ट्री कहाँ, कैसे, कब और क्या. ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले कि हम अगर हमें जानना है कि कब हुआ ये सब, तो हमें टाइम के बारे में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, टाइम को पढ़ने के लिए हमारे पास पता है क्या बेस बनाया कि हमने टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि क्रिस्ट के आने से पहले का समय, क्रिस्ट के आने के बाद का समय. जो पहले का समय है उसको BC से डिनोट करते हैं, जो उनके बाद का समय है उसको AD से. आपको समझ आ ही गया था. ठीक है, तो आज हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल 2011 तक पढ़ा था, राइट, ये यहाँ तक. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाँ जी, यहीं तक पढ़ लिया था ना, कॉमन एरा. ये कहता है टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन 2 डेट्स. ये कहता है कि अब देखो, आप लोगों ने पढ़ लिया कि उनसे आने का पहले का समय BC था और बाद में AD था. ठीक है, अगर हमें 2 डेट्स के बीच में डिफरेंस निकालना है, दे आर इधर बोथ इन BC और बोथ AD. क्या पता वो दोनों BC हो, क्या पता दोनों AD हो, या फिर क्या है एक AD हो या फिर एक BC हो. वी स्ट्रैक्ट, अगर हमें ये जानना है कि क्या है, अगर दोनों ही BC हैं और दोनों ही AD हैं, तब तो क्या करेंगे हम, जो बड़ी होगी उसमें से छोटे वाले को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे. वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर डेट फ्रॉम द बिगर डेट. बड़े वाले में से छोटे वाले को लेस कर देंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आपको 2000 BC से 500 BC का समय जानना है, उसके बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप 2000 में से 500 को लेस कर दोगे तो उनके बीच में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 1500 का. ऐसे ही अगर आपको AD के बारे में जानना है तो ईजिली आपको 2011 से 1995 का टाइम डिफरेंस जानना है, तो आप 2011 में से 2005 लेस कर दोगे, मतलब जो भी है 2005 में से किसको लेस कर दोगे, 1995 को लेस कर दोगे, आपके पास टाइम आ जाएगा. ठीक है, लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड टू कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस बिटवीन द 2 डेट्स वेयर वन इज़ इन BC, जो इनमें से एक BC है और दूसरी AD है, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, अब देखो, इन्होंने एक बर्थ ऑफ क्रिस्ट दे दिया, 0 पर हमने मान लिया कि उनका जन्म हुआ. ये क्या है, उनसे आने के पहले का समय BC. ठीक है, और ये क्या है, उनके आने के बाद. अगर आप कहते हो कि हमें, एक मिनट आपके लिए एक पेंसिल ले लेते हैं, ये देखिए, सॉरी, अगर आप कहते हैं 500 BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट, तो 500 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा. ठीक है, BC. अगर हम ये कहते हैं कि 1500 BC, तो 1500 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा. अगर आपको अब 500 और 1500 में से डिफरेंस को निकालना है, तब तो आप इजीली क्या करोगे, 1500 में से 500 को क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, यही होएगा. ठीक है, लेकिन अब बात आती है, एक तो क्या है, समय है आपका 1500 BC, ये वाला समय. एक है आपका 1000 AD. क्या है, 1000 AD. अगर 1500 BC यहाँ पर है, 1000 AD यहाँ पर है, तो इनके बीच में डिफरेंस कौन सा है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा. यानी कि 1500 BC और 1000 AD को क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा ना BC और AD के बीच में, 1500 BC और 1000 AD के बीच में डिफरेंस बताना है. तो इनके बीच में डिफरेंस, तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहा है. तो इस एरिया को कवर करने के लिए हमने क्या किया, 1500 में 1000 को ऐड कर दिया. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा अब. ठीक है, तो 1 ऑन द तो ये हम पढ़ चुके. फॉर एग्जांपल, टाइम डिफरेंस बिटवीन द 500 BC एंड 1500 AD, तो हमने क्या किया, उनको ऐड कर दिया. आई होप आपको समझ आया होगा. बहुत अच्छे से, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. ठीक है, उसके बाद BP क्या है, सम टाइम बिफोर क्रिस्ट बिफोर प्रेजेंट इज़ ऑल्सो यूज टू डिनोट पास्ट इवेंट. ये कहता है कि हम कई बार ना ये कहते हैं पास्ट, बिफोर प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, आज से पहले, जो वर्तमान में चला हुआ उससे पहले. तो ये कहता है कि कई बार हम पास्ट को डिनोट करने के लिए BP का भी यूज़ कर लेते हैं. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टडी वी एज्यूम 2000 AD CE एज प्रेजेंट एज. लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए, कन्वीनियंस क्या होता है, अपनी सुविधा के लिए हमने क्या है, इन डेट्स को 2000 AD CE में क्या किया है, आजकल जानते हैं, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो. तो हमने क्या है, इनको AD में ही जानते हैं. ठीक है, इन इंडिया वी बिगन टू यूज़ दिस फॉर्म अबाउट 200 ईयर एगो. ये कहता है कि हमारे इंडिया में जो ये है, ये सब मतलब डेट्स वगैरह, वो क्या है, 200 साल पहले से ही जानना जाने लगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्रिश्चियंस को ज़्यादा नहीं मानते. ठीक है, ये सब क्या है, क्रिश्चियन लोग ज़्यादा मानते हैं, जो ज़्यादातर कहाँ जो अंग्रेज होते हैं वो हैं. ठीक है, तो ये कहता है कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए,
तो हम क्या है 200 ईयर एगो पहले इनको मानने लगे थे, ठीक है, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स। किन के इन्फ्लुएंस से? ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस से, ठीक है। अर्लियर वी कैलकुलेटेड डेट्स अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत। इससे पहले हम क्या है विक्रम संवत के अकॉर्डिंग क्या है डेट्स को काउंट करते थे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क, हमारे इंडिया का जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क। हाँ जी, जियोग्राफिकल क्या होता है? जो हमारी भूमि से रिलेटेड हो, भू आकृति से रिलेटेड हो, कि हमारे अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन आपको पता है, ठीक है, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर नदी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। द हिस्ट्री ऑफ प्लेस इन्फ्लुएंस ग्रेटली बाय द जियोग्राफी। ये कहता है कि जो हमारी हिस्ट्री है ना, हमारा हिस्ट्री है वो क्या है ज़्यादातर किससे इन्फ्लुएंस है, किससे प्रभावित है? हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन से, ठीक है। देखो, एक है जहाँ पर अच्छी फसलें उगती हैं, अच्छा पानी वगैरह है वहाँ पर अगर आप चाहें तो फैक्ट्री लगा सकते हैं, तो कहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे? और एक एरिया है माउंटेन का लगा लो, वहाँ पे ना हम अच्छे से फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वहाँ ना लेबर मिलती है, वहाँ ना नदियाँ हैं, तो क्या है हमें वहाँ रहने में प्रॉब्लम होगी। तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे ज़्यादातर? कौन से एरिया में? जहाँ पर ये सब है, जहाँ पर नदी नाले सब कुछ हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो ठीक है। तो ये कहता है ऐसे ही हमारी हिस्ट्री है इन सबसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। द जियोग्राफिकल फैक्टर डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। वहाँ का जो जियोग्राफिकल फैक्टर है कि वहाँ पर किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह की भूमि है, ठीक है, वो क्या है बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है किसके ऊपर? एक एरिया के ऊपर। द एरिया वेयर द इन्वायरमेंट इज़ फेवरेबल। वो एरिया जहाँ पर इन्वायरमेंट यानी कि सब चीज़ें फेवरेबल हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं। आर डेंसली, वो क्या होते हैं? डेंस होते हैं। डेंस क्या होते हैं? घने, जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है। देयर कल्चर इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय आउटसाइड इन्फ्लुएंस और फॉरेन ट्रैवलर्स। उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाते हैं? हाँ जी, एक एरिया बहुत अच्छा है तो वहाँ पर क्या आएंगे? ट्रैवलर्स भी आएंगे, मतलब घूमने फिरने के लिए दूर देश से भी लोग आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है उन बाहर से आने वाले लोगों का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। ऑन द अदर हैंड द प्लेसेस विद एन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, और इसकी बजाय जहाँ पर सभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, हमारे अनुकूल नहीं हैं, आज स्पार्सली होता है बहुत कम, क्या होता है? बहुत कम, लिख लीजिए पॉपुलेटेड। वहाँ पर क्या है जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर क्या है ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, वहाँ का एरिया ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है। द कल्चर दैट डेवलप्स हेयर इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय आउटसाइड इन्फ्लुएंस। तो इस कारण वहाँ का जो कल्चर है वो बाहर वाले लोगों से भी प्रभावित नहीं होता। हाँ जी, जहाँ पर सभी चीज़ें अच्छी होंगी, अच्छी डेवलपमेंट होगी, बाहर वाले लोग तो वहीं जाएंगे। जब बाहर से लोग वहाँ रहने के लिए आएंगे, आपने डाइवर्सिटी के अंदर भी पढ़ा था हम लोगों ने, तो क्या होगा वहाँ के लोग, जब बाहर के लोग वहाँ आएंगे तो उनकी जो कल्चर है उनको प्रभावित करेंगे। लेकिन एक एरिया जहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है तो वहाँ कौन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बाहर के लोग भी कम आना पसंद करेंगे, तो वहाँ का कल्चर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स जियोग्राफी। हमारी जो इंडिया है ना उसका तो जो ज़्यादातर हिस्ट्री है वो उसकी क्या है? जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से ही प्रभावित है, ठीक है। व्हाट इज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट? हमारा इंडिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है? हाँ जी, साउथ एशिया इज़ ऑफन कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट। जो हमारा साउथ एशिया है, साउथ एशिया, देखो वैसे तो हमारा एशिया क्या है? कॉन्टिनेंट है, पूरा एक महाद्वीप है, लेकिन इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की है, यानी कि भारतीय उपद्वीप, ठीक है, उपमहाद्वीप। ये क्या है? साउथ एशिया इज़ ऑफन कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट। जो हमारा साउथ एशिया है उसको क्या है? सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, उपमहाद्वीप बोलते हैं। विच इंक्लूड द प्रेजेंट कंट्री, जिसमें क्या है हम आजकल की कंट्रीज यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज, उसको क्या है इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोला जाता है, ऑल्दो इट इज़ स्मॉलर ए कॉन्टिनेंट, यद्यपि है एक महाद्वीप से छोटा है, येट इट इज़ वेरी लार्ज एंड सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय सीज। ये कहता है कि वैसे तो हमारा एशिया एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन हमने क्या है उसको सब कॉन्टिनेंट में क्यों बांटा? ये कहता है कि हालांकि हम सब पूरा एशिया एक है, लेकिन जो हमारी ये इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह के जो भाग हैं ये क्या है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट से थोड़े अलग हैं। किस कारण से? सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स, क्योंकि यहाँ पर समुद्र हैं, हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, और क्या है हमारे माउंटेन्स है, पहाड़ हैं। तो इनकी वजह से हमने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक अलग सा पोर्शन बना दिया है। आपको समझ आया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? हाँ जी, वैसे तो हमारा एशिया पूरा एक बड़ा है, लेकिन क्या किया हमने साउथ एशिया को क्या है एक अलग पार्ट में बांट दिया, उसको सब कॉन्टिनेंट बना दिया, जिसमें हमने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को लिया है, ठीक है। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्या है ये हमारे पूरे एशिया से थोड़ा अलग है। किस वे में? हमारे समुद्र, पहाड़ी और माउंटेन्स के वे से। हाँ जी, आपको समझ आया? हमने डेट्स को कैसे डिवाइड किया है, बिफोर क्रिस्ट से पहले, आफ्टर क्रिस्ट के पहले, हम उनके बीच के डिफरेंसेस को कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा जो हमारी इंडिया
इंडिया की हिस्ट्री है वो किससे ज़्यादा प्रभावित होती है, हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। जहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन फेवरेबल है, लोगों के अनुकूल है, वहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की भाषाएँ वगैरह देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, संस्कृति देखने को मिल जाती है। लेकिन जहाँ पर वहीं अनुकूल नहीं है परिस्थितियाँ, तो वहाँ पर क्या है जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, ठीक है। तो ये कहते हैं हमने ये चैप्टर अभी यहाँ तक पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।